वो कमर कमर तक पानी में उतर आया था कि क्या रहा, उसने पूछा और मैंने 2 संदूक उसके हाथ में थमा दिए। आह मेरे दोस्त काबिल एहतराम दोस्त, तुम इस अजीम दौलत को हासिल करने में कामयाब हो गए। अगर तुम न होते तो मायूसियां मेरा मुकद्दर बन जाती। मेरे फेफड़े अब इस काबिल नहीं रहे कि पानी में उतरूं, ना मेरे कवा इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं। लेकिन तुम अजीम हो, ऑक्सीजन मास्क के बगैर ही तुम। लाओ जरा देखे तो सही कि हमारे दोस्त बैकर ने हमारे लिए क्या वर्षा छोड़ा है। वो जल्दी जल्दी इस संदूक को खोलने लगा। बड़ी बेसब्री थी उसके अंदाज में, और फिर उसकी मतलूबा शय उसके सामने थी। वो वजह जमाया गया था, यूं लगता था जैसे नोटों ने उसकी रूह कब्ज कर ली हो। देखा तुमने, ये मामूली रकम नहीं है, लेकिन अजीब इंसान तुम्हारे ऊपर इस दौलत का कोई असर नहीं मालूम होता। अरे तुम इसमें आधे के हकदार हो। मेरे साथ खुशियां मनाओ, आओ हम दोनों रक्स करें। वो मेरी कमर से लिपट कर उछलने लगा और मुझे हंसी आ गई। बस मिस्टर पीटर बस, क्या अब यहाँ से चलने का इरादा नहीं है? मेरा दिल तो चाह रहा है कि बस इसी समंदर में कूद कर खुदकुशी कर लूं, इन नोटों को अपने बदन पर सजाकर किसी कब्र में दफन हो जाऊं। अजीब ख्वाहिश है, ये कागज तकदीरें बदल देते हैं गोल्ड। आज तक तुम सिर्फ गोल्ड हो, कल गोल्ड मैन कहलाओगे। ठीक है, इन्हें संभालो और यहाँ से चलो। लेकिन तुम बेमिसाल हो, वाकई मैंने तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा। तुम बड़े बेनियाज मालूम होते हो। खैर चलो, अब घर चलकर खुश होंगे। आओ। पीटर ने नोटों के संदूक बंद करके इन्हें कंधे पर लाद लिया और फिर वो उछलता कूदता किनारे की तरफ चल पड़ा। मैं उसके साथ था। थोड़ी देर के बाद हम लॉन्च से वापस आ रहे थे। पीटर ने अब इस कैफियत पर काबू पा लिया था। दौलत मिल जाने से जो दीवानगी उस पर तारी हो गई थी, अब किसी कदर कम हो चुकी थी। ताहम उसके होंठों से मुस्कुराहट चिपक कर रह गई थी। उम्र की आखिरी मंजिल की जानिब सफ़र करने वाला यह बूढ़ा दौलत मिल जाने से किस कदर खुश था, इसका अंदाज़ा बाखूबी हो जाता था। और प्रोफेसर इस दौर के इंसान को पढ़ने का यह भी एक अच्छा तरीका था। मेरे ज़हन में ये सारे वाक़यात तसलसल के साथ जमा थे और मैं अपनी किताब के लिए बेहतरीन मवाद हासिल कर रहा था। भला इस शख्स की दौलत से मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है? ये कागज़ के टुकड़े मेरे लिए क्या हैसियत रखते थे? हाँ, इस दौर के इंसान के लिए ये अपने अंदर बेइंतहा कशिश रखते थे। लेकिन शायद आइजक पीटर यही सोच रहा था कि मैं भी इन कागज़ के टुकड़ों में इतनी ही दिलचस्पी लेता हूँ जितनी कि वो। फिर वो अपनी रहाइशगाह में दाखिल हो गया, कार एक जानिब खड़ी की और करेंसी से भरे हुए संदूक अपने बाजुओं में समेटे और अंदर की जानिब चलने लगा। इस दौरान मैं उसका बगौर जायज़ा ले रहा था। वो खासा खुश नज़र आ रहा था और मैं सोच रहा था कि आज ये इंसान दौलत के लिए किस कदर परेशान है। इसने इंसानियत पर दौलत को तरजीह दे दी है। आओ आओ मेरे दोस्त, अंदर चलें। आ जाओ, मेरे लेबॉर्ट्री की तरफ आ जाओ, आइजक पीटर ने कहा। उसका लहजा में अब भी एक अजीब सी कैफियत थी, जैसे वो खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो। और प्रोफेसर, मैंने तो खुशी से लोगों को मरते हुए भी देखा था। सो मैंने सोचा कि कहीं ये बूढ़ा दौलत हासिल करने की खुशी में चल ही ना बसे। अलबत्ता इसकी खुशी से मुझे ये अंदाज़ा तो हो ही चुका था कि वो दौलत उसकी तवक्का से कहीं ज़्यादा थी। तभी वो अपनी लेबॉर्ट्री में दाखिल हो गया और उसने दोनों संदूक रख दिए। तुम आराम करो, थोड़ी देर आराम कर लो। बिलाशुबा इस भाग दौड़ से तुम भी थक गए होगे, मैं भी थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, आइजक पीटर ने कहा। और मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। मुमकिन है दौलत का ये ख्वाहिशमंद बूढ़ा किसी भी किस्म की कार्रवाई करने की कोशिश में मसरूफ़ हो जिससे इसे सुकून दिल हासिल हो सके। बूढ़ा आइजक पीटर वहीं अपनी लेबॉर्ट्री में रह गया और मैं वापस उस तरफ चल पड़ा जिसे मेरी रहाइशगाह बना दिया गया था। लेकिन अब मुझे पोशीदा रहने की ज़रूरत नहीं थी, वरना आइजक पीटर इस वक्त मुझे ज़रूर हदायत देता। अभी मैं रहाइशगाह की तरफ आ रहा था कि मुझे रास्ते में एनी मिल गई। लेकिन मुझे ये बात याद नहीं रही कि एनी मुझे इस शक्ल में पहचान लेगी। मुझे याद नहीं आ रहा था कि एनी के सामने तो मैं बदली हुई शक्ल में आया था। एनी के चेहरे पर तहय्युर के नकूश देखकर मुझे ये सब कुछ याद आ गया, लेकिन अब तो कुछ फ़ायदा नहीं था। मैं घबरा गया था। जाहिर है एनी मुझे हर 2 सूरतों में पहचानती थी, इस मेकअप की सूरत में भी और मेकअप के बगैर भी। एनी ने मुझे देखा तो दीवाना वार दौड़ती हुई मेरी जानिब आई। अरे आप मिस्टर आप, उसने परेशान लहजे में कहा और मैं भी उसे किसी कदर उलझी हुई निगाहों से देखने लगा। एनी को अगर हकीकत मालूम होती तो मुमकिन है ये आइजक पीटर के मफादात के खिलाफ होता, लेकिन अब किया भी क्या जाए। चुनांचे अपनी फितरत के मुताबिक मैंने ज़हन पर कोई उलझन रखने का फैसला कर लिया। कैसी हो एनी? मैंने पूछा। मत बात करो मुझसे, उसने गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने तुम्हें कितना याद किया तुम नहीं जानते। मैं तुम्हारे जाने की वजह से कितना रोई हूँ, तुम्हें क्या मालूम तुम वापस आ गए, हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि तुम वापस आओगे। एनी ने शिकायती अंदाज में कहा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मेरा कोई कसूर नहीं है एनी, ये सब कुछ तुम्हारे बाप का किया धरा है। क्या मतलब क्या तुम्हारा?
मुमकिन है तुम अपने बाप के बारे में कोई बुरी बात सुनना पसंद न करो, लेकिन ये सारी कार्रवाई तुम्हारे बाप की है। पहले वो मुझे मेरी असल शक्ल में यहाँ लाए, इसके बाद मुझे पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिर उन्होंने मुझे जेल से निकाला और यहाँ लाकर मेरे चेहरे और जिस्म पर रंग फेर दिया और तुम्हारी निगाहों में मुझे लाख की हैसियत से पेश किया। इसके बाद इन्होंने अपने किसी और मकसद के लिए मेरे जिस्म पर यह रंग और रोगन दोबारा उतार दिया। लेकिन मैं नहीं जानता एनी कि अगर मिस्टर पीटर को तुम्हारी आमद का इल्म हो जाता तो अब मुझे तुम्हारे सामने किस रंग में पेश करते। वैसे मैं तो शुरू से तुम्हारे साथ रहा हूँ। एनी की आंखों में काफ़ी हद तक हैरत के तासरात नजर आते रहे। फिर उसकी निगाहों में गुस्सा उतर आया। ये पप्पा, मेरे ये डैडी किस कदर चालाक आदमी है। इनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। यह मेरा ख्याल है सारी दुनिया में किसी से सच नहीं बोलते। भला ऐसी भी क्या जिंदगी, बाप और बेटी के दरमियान इस किस्म के पर्दे हों। भला कि ये बात मुनासिब है मिस्टर लाक? मैं इस बारे में आपसे कह चुका हूँ मिस एनी। बहरसूरत ये आपके डैडी का काम है, मैं डैडी से कुछ नहीं कहूँगी। भला ऐसे आदमी से कुछ कहने से क्या फ़ायदा जो अपनी बेटी से झूठ बोलता हो। हाँ, मेरे इनके दरमियान से एतमाद तो कब का उठ चुका है। दर्जनों मामलात ऐसे होते हैं जिनमें डैडी मुझसे भी सारी बातें छुपाते हैं, और न सिर्फ छुपाते हैं बल्कि मुझसे झूठ भी बोलते हैं। खैर, आप अगर मिस्टर लाक की हैसियत से भी मेरे साथ रहे हैं तो आपको याद होगा कि मैंने डैडी के बारे में आपको बताया था। मुझे सब कुछ याद है यानी, मैंने जवाब दिया। इसके साथ ही मैं एक बार फिर आपको होशियार कर रही हूँ कि डैडी की चालाक फितरत से होशियार रहें। जो शख्स अपनी औलाद के लिए सही ना हो, भला वो आपके लिए अच्छा कैसे हो सकता है। हाँ, अब आप ये गौर कर लें कि डैडी आपके लिए कौन सा नया जाल बुन रहे हैं। मैं एक दोस्त की हैसियत से आपको आगाह कर रही हूँ। शुक्रिया एनी, तुम एक अजीबो गरीब बाप की नेक दिल बेटी हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं भी तो करती हूँ। एनी ने अजीब से लहजे में कहा और इस लहजे में प्रोफेसर मैंने औरत की वो आवाज़ सुनी जो मैं हमेशा से सुनता चला आया था, लेकिन अब मुझे इस आवाज़ से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रही थी। न जाने क्यों मेरा ज़हन उस तरह रागिब नहीं हो रहा था, ख़ास तौर से इस तसव्वुर के साथ कि इस दौर में किसी मासूम लड़की को माफ़ कर दिया जाए। हालांकि इससे कबल मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। फिर अब तुम क्या करोगे? क्या यहीं रहोगे? उसने मुझसे पूछा। तुम ही मुझे मशवरा दो एनी, मैंने जवाब दिया। मैं क्या मशवरा दूँ? तुम आ गए हो तो एक बार फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ दिलचस्पियाँ पैदा हो गई हैं, वरना मुझे कहाँ फुर्सत मिलती है कि मैं अपने लिए भी कुछ कर सकूँ। बस डैडी ही के मामलात में उलझी रहती हूँ। डैडी मुझे किसी से मिलने भी नहीं देते। अरे हाँ, सब बातें मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, यह सब कुछ मैं पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ, उसने कहा और मैं उसकी सूरत देखने लगा। यानी मैं फ़िलहाल तो यहीं रहूँगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ। हाँ पूछो। अगर तुम्हारे डैडी मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करें तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या कहूँ? मैं ये भी नहीं चाहती कि डैडी को कोई तकलीफ पहुँचे। मैं तो एक अजीब सी उलझन में फंसी हुई हूँ। मुझे इनसे मोहब्बत भी है मगर इनकी हरकतों से नफरत भी है। लेकिन बस तुम यहाँ से जाना नहीं, डैडी से बचते रहना। मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हें डैडी की किसी भी बुराई से दूर रख सकूँ, मगर तुम मुझे एक बात बताओगे? हाँ पूछो। तुम तो अच्छी लड़की हो कि अब मैं तुमसे कुछ भी छुपाना पसंद नहीं करूँगा। ओह बहुत शुक्रिया, तुम भी मुझे मेरी ही तरह पसंद करने लगे हो, यानी जिस तरह के मैं। हाँ यानी मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। बहुत शुक्रिया मिस्टर लाक। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आखिर डैडी ने आपको किस मकसद के तहत अपने साथ रखा है? ये सब क्या चक्कर है और क्यों वो आपकी शक्लें बदल बदल कर यहाँ लाते हैं और क्या चाहते हैं वो आपसे? दरअसल एनी ये एक लंबी कहानी है, आओ कहीं बैठ कर बात करें। मैंने कहा और एनी मुझे अपने ही कमरे में ले गई। हम दोनों आमने सामने बैठ गए। तब मैं एनी से सवाल करने लगा, क्या मिस्टर पीटर को मालूम है कि तुम वापस आ चुकी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो जेनी के पास उकता गई थी। डैडी ने मुझे उसके पास भेज दिया था, लेकिन जेनी अब कुछ बदल गई है। वो अपने दोस्तों में घिरी रहती है। खास तौर से उसका एक बॉयफ्रेंड है जो हरदम उसके साथ रहता है, और जेनी पसंद नहीं करती कि कोई भी उसके और उसके बॉयफ्रेंड के दरमियान मौजूद रहे। चुनाचे मैं डैडी को इतला दिए बगैर ही वापस आ गई। हाँ, मेरा भी यही ख्याल था कि मिस्टर पीटर को तुम्हारी आमद की इतला नहीं है, वरना वो इतनी आज़ादी से नहीं आते। क्या मतलब? दरअसल एनी, मिस्टर पीटर ने एक बहुत बड़ी दौलत हासिल किया और इसका वसीला मैं बना हूँ और तुम इसका जरिया बने हो। एनी की आंखें खौफजदा अंदाज में फैल गईं। हाँ क्यों? लेकिन मुझे ज़रा तफसील से बताओ, वो दौलत कहाँ से आई है और किस तरह हासिल की गई है? क्या इसके हसूल का जरिया गैर कानूनी है? मेरा मतलब, क्या हुकूमत इस दौलत के हसूल में तुम्हें या डैडी को कोई नुकसान पहुंचा सकती है? उसने मुसरबाना अंदाज में हाथ मलते हुए पूछा। मैं तुम्हारे कानून के बारे में कुछ नहीं जानता है, नहीं मुझे नहीं मालूम। अलबत्ता तुम्हारे डैडी ने एक ऐसे शख्स को सजा देकर इस दौलत का हाल मालूम किया है जिसने खुद भी ये दौलत किसी गैर कानूनी तरीके से हासिल की थी, बल्कि एक लड़की को कत्ल करके गैर कानूनी तौर से हासिल की थी। तुम्हारे डैडी ने इस शख्स को पागल कर दिया और उसके बाद इन्होंने ये दौलत मेरे जरिए समंदर से निकाल दी। फंस गए ना, आखिर फंस गए। बस मैं कहती थी तुम फंस गए। एनी गमज़दा लहजे में बोली। आखिर क्यों?
बस मैं जानती हूँ कि अब वो दौलत डैडी खुद हड़प कर लेंगे और तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। क्या मतलब? हाँ मिस्टर लाक, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। डैडी बहुत ही तेज़ आदमी है। मैंने तुम्हें इस चोर की कहानी सुनाई थी ना, जिसे डैडी ने मुसीबत में फंसा दिया था। अफसोस लाख अफसोस, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। लेकिन मैं भी खुद डैडी से साफ साफ कह दूंगी कि वो तुम्हें कुछ ना कहें, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। मैं इनसे कहूंगी कि तुम्हें मेरे लिए रहने दिया जाए, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। एनी मासूमाना अंदाज में बोली और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अनोखी लड़की थी, बड़ी ही सादा, बड़ी ही भोली। मुझे ताज्जुब था कि आइजक पीटर जैसे खरांट आदमी की बेटी इतनी सादा क्यों है। मैं बताऊं लाक, तुम एक काम करो। दफातर नैनी कुछ सोचते हुए पुरख्याल लहजा में बोली, हाँ कहो। अभी डैडी को मेरी आमद की इतला मत देना। बस मैं उनकी निगाहों से पोशीदा रहूंगी और उनका जायजा लेती रहूंगी कि वो क्या कर रहे हैं। मैं उन्हें ऐसे वक्त अपनी आमद की इतला दूंगी जब मुझे अंदाजा हो जाएगा कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई काम करने का इरादा रखते हैं। इस तरह मैं तुम्हारी ज्यादा मदद कर सकूंगी। और अगर इस तरह ना हुआ और डैडी को पता चल गया कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो फिर वो तुम्हारे खिलाफ करने वाली किसी भी साजिश को मुझसे छुपाएंगे। अच्छा, मैंने हंसते हुए कहा, लेकिन इस दौरान तुम कहाँ छुप कर रहोगी? अरे इतनी बड़ी कोठी है, भला मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? यूं भी मुलाजमीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर मैं इनसे कह दूंगी कि डैडी को मेरे बारे में ना बताया जाए, तो तुम यकीन करो लाख, इनमें से कोई भी मेरे बारे में डैडी को नहीं बताएगा। वो लोग मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं, बस तुम इन्हें ना बताना। ठीक है, यानी मैं भी नहीं बताऊंगा, मैंने जवाब दिया और वो मुतमईन हो गई। फिर तो मुझे इस कमरे में भी नहीं रहना चाहिए। क्यों? बस मैं जल्दी से जल्दी छुप जाना चाहती हूँ। हाँ डैडी इस वक्त हैं कहाँ? अपनी लेबॉर्ट्री में। क्या वो दौलत भी उनके पास मौजूद है? हाँ, तब ठीक है। वो बहुत देर तक इस दौलत को देख देख कर खुश होते रहेंगे और बाहर नहीं आएंगे। आओ तुम आओ, एनी ने कहा और फिर उसने दरवाज़ा खोल कर बाहर झांका। ठीक है, मैदान साफ है, आओ मैं तुम्हें अपने पोशीदा होने की जगह बता दूँ, मैं वहीं रहूँगी। वो बाहर निकल आई, मैं भी उसके साथ था। कोठी के आखिरी हिस्से में एक कमरा था और उस कमरे के नीचे एक छोटा सा तहखाना था। एनी ने इस कमरे के तहखाने को खोला और बोली, यह जगह मेरे छुपने के लिए बेहतरीन है। क्या आइजक पीटर को इस बारे में मालूम नहीं है? क्यों नहीं, लेकिन वो सोचेंगे भी नहीं कि एनी यहाँ पोशीदा होगी। किसी को क्या मालूम कि मैं यहाँ आ गई हूँ? कोई बताएगा थोड़ी, किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन एनी तुम यहाँ किस तरह रहोगी? मेरा मकसद है खाने पीने और दीगर ज़रूरियात के सिलसिले में तुम क्या करोगी? सब कुछ ठीक हो जाएगा लाख, तुम कतई परवाह मत करो। इस तहखाने से मुल्हिक बाथरूम भी है और मैं अपने खास मुलाजिम से कह दूंगी कि वो मुझे खाना वगैरह यहाँ पहुँचा दिया करे। लेकिन तुम एक बात का वादा भी करो। कैसा वादा? मैंने पूछा। तुम भी रोज़ाना ऐसे वक्त जब डैडी किसी काम में मसरूफ़ हो मेरे पास ज़रूर आओगे। अव्वल तो मैं खुद ही निगाह रखूंगी, यानी छुप छुप कर तुम लोगों को देखती रहूंगी। लेकिन बहर सूरत अगर मैं तुमसे मुलाकात न कर सकूं तो ज़रूर थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाना। बस 2-3 दिन की बात है, इस दौरान डैडी खुलकर सामने आ जाएंगे और मैं भी पोशीदा न रहूंगी। ठीक है, मैं आ जाया करूँगा, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वह ज़रूर करना, यानी डैडी से एकदम होशियार रहना। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं होशियार रहूँगा। मैंने हंसते हुए कहा और एनी ने मेरी जानिब देख कर गर्दन हिलाती। बस अब तुम जाओ, मुमकिन है डैडी तुम्हारी तलाश में किसी मुलाजिम को दौड़ाए, बाकी सारे काम मैं खुद कर लूँगी। एनी ने कहा और मैं बाहर निकला है। लेकिन अब मैं सोच रहा था प्रोफेसर कि आइजक पीटर अजीबो गरीब इंसान है। इसकी बेटी इससे किस कदर गैर मुतमईन है, इससे अंदाज़ा होता है कि वो किस कदर बुरा आदमी है और ऐसा आदमी भला मेरे किस काम आ सकता है। मैं तो खुद चाहता था कि जदीद दुनिया को कोई भी शख्स है मुझे अपना आलाकार बना ले, लेकिन मेरे लिए ऐसा मुआवन बन जाए कि मुझे सारी दुनिया की सैर करा दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। हर वो आदमी जो मुझे मिलता पहले मुझे अपने कामों में फंसाने की कोशिश करता, अपनी मतलब बरारी करता और इसके बाद मेरे सामने इस तरह उरियां हो जाता कि या तो मुझे उस पर गुस्सा आ जाए या मैं उसे छोड़ दूं या फिर उसे हलाक कर दूं। हालांकि मैं सब कुछ नहीं चाहता था, मैं इस दुनिया में अमन से रहना चाहता था, लेकिन अफसोस अभी तक मुझे ऐसा कोई साथी नहीं मिला था। चुनांचे अब मैं सोच रहा था कि अपने तौर ही पर कुछ किया जाए। आइजक पीटर की जानिब से तो मैं तकरीबन मायूस हो चुका था। काफ़ी देर के बाद आइजक पीटर मुझे तलाश करता हुआ मेरे पास पहुंच गया। उसका चेहरा खुशी से गुलनार हो रहा था, शायद इस मुसर्रत को वो दबा नहीं पा रहा था। मेरे दोस्त कहाँ हो, क्या कर रहे हो? उसने सवाल किया। कुछ नहीं आइजक पीटर, बस इंतज़ार कर रहा था कि तुम अपनी खुशियों में मुझे भी शरीक करो। मेरे दोस्त, मेरे साथी गोल्ड, तुम मेरी तमाम खुशियों में शरीक हो। बल्कि मैं अगर ये बात कहूँ कि ये खुशियाँ मुझे तुम्हारी वजह से मुयस्सर हैं तो गलत ना होगा। तुम समझते हो ये दौलत कितनी है जो हम दोनों ने हासिल की है? बिला मुबालगा इससे मेरे बेशुमार मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। इस दौलत की कमी से मेरे बेशुमार मंसूबे तकमील तक नहीं पहुँच सके थे, लेकिन अब मैं इन तमाम मंसूबों की तकमील कर लूँगा और थोड़े अरसे के बाद देखना
कि आइजक पीटर क्या चीज़ बन जाता है। बहर सूरत तुम्हारी खुशी से मैं खुश हूँ आइजक पीटर। अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है। आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ज़िंदगी की हसीन तरीन ज़रूरतों से रोशनास कराऊंगा। मेरे नज़दीक ज़िंदगी की सबसे हसीन मंजिल ये है आइजक पीटर कि मैं इस दुनिया की सैर करूँ। मैंने तुमसे पहले भी यह ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। अगर तुम कर सकते हो तो मेरे लिए इसका बंदोबस्त करो। बाकी ना मुझे तुम्हारी इस दौलत से दिलचस्पी है और ना मैं इसमें अपना हिस्सा चाहता हूँ। क्या कह रहे हो? आइजक पीटर का मुंह हैरत से खुल गया। हाँ आइजक पीटर, मैं सच कह रहा हूँ। दौलत से मुझे कोई ख़ास लगाव नहीं है। मैं तो बस इस दुनिया को देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए बंदोबस्त करना मेरे लिए कौन सा मुश्किल काम होगा। मेरा ख्याल है मैं आसानी से तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर सकता हूँ। मुझे यूँ लगता है गोल्ड कि तुम या तो कसरत नफ्सी से काम ले रहे हो या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है। एतबार? कैसा एतबार? मैंने सवाल किया। मकसद ये कि तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें इस दौलत में हिस्सादार बनाना पसंद न करूँ। मैं ये नहीं सोच रहा डियर पीटर, तुम अपने तौर पर फैसला मत करो। मेरी इस बात के बाद आइजक पीटर किसी गहरी सोच में डूब गया। उसके चेहरे पर कशमकश के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन चंद साथ के बाद वो इस कशमकश से निकल आया। उसके होंठों पर दोबारा मुस्कुराहट महसूस होने लगी। ठीक है, ये सारी बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे, उसने कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। उसका रुख लेबॉर्ट्री ही की तरफ था। अपनी लैब में पहुंचकर उसने मुझे एक समत बैठने को कहा। चारों तरफ मशीनें बिखरी हुई थी और प्रोफेसर ये मशीनें मुझे बेहद पसंद थी। इनकी कारकर्दगी जितनी अजीब होती थी वो मेरी समझ से बाहर थी। सदियों का तजर्बा भी मुझे इन मशीनों से रोशनास नहीं करा सकता था और मैं हमेशा इनके बारे में ये सोचता रहता था कि इंसान ने कितनी बारीक बीनी से काम लेते हुए ये मशीनें किस तरह ईजाद की हैं। इस हिसाब से इस दौर का इंसान बेइंतहा ज़हीन था। आइजक पीटर मेरे साथ बैठ गया। अब वो मुतमईन था। अब तुम क्या महसूस कर रहे हो गोल्ड? मैं हर हालत में हर माहौल में मुतमईन रहने वालों में से हूँ मिस्टर पीटर, और मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे काम आ सका। दरअसल खुद मैंने कभी अपनी ज़िंदगी और आने वाले वक्त के बारे में नहीं सोचा। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी थोड़ी सी मदद से तुम खुश नजर आ रहे हो। मैंने कहा लेकिन आइजक पीटर शायद मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं था। चंद साथ के बाद वो बोला, मेरे हसीन ख्वाबों की तकमील पूरी हो जाएगी और तुम? आइजक पीटर ने प्यार भरी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, तुम मेरी तरक्कियों के रास्ते में संगे मील साबित हुए हो। मैं तुम्हें ज़िंदगी के किसी दौर में नहीं भूलूंगा। शुक्रिया आइजक पीटर। लेकिन मेरे दोस्त, क्या तुम मेरे मंसूबों के बारे में जानना पसंद करोगे? मुझे बताओ। मैं तो तुम्हारी हर खुशी में शरीक हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं ज़हनी तौर पर जो कुछ हूँ कोई भी नहीं जानता। मेरी आवाम और मेरे जानने वाले सिर्फ ये जानते हैं कि आइजक पीटर एक साइंसदान है जिसने छोटी छोटी चंद ईजादात की हैं और ख़ास तौर से वो इस काम का माहिर है कि ख़तरनाक मुजरमों के ज़हनों से जो राज पुलिस वाले अपने सख्त तशद्दुद के बावजूद नहीं उगलवा सकते, आइजक पीटर इन राजों की तफसील पुलिस के सामने पेश कर देता है। पुलिस की निगाह में भी इसीलिए मोहतरम हूँ, लेकिन मेरी असलियत, मैंने जो कुछ सीखा है इसके बारे में किसी को नहीं मालूम और ना ही मैंने खुद कभी किसी को बताने की कोशिश की। और इसकी वजह यह थी कि अगर मैं इस दुनिया को अपने मंसूबों से आगाह करता तो खुद इन मंसूबों से कोई फ़ायदा ना उठा सकता था। मेरे दोस्त गोल्ड, मैं अपने जहन में वो तमाम सलाहियतें रखता हूँ जो एक अजीम साइंसदान के जहन में हो सकती हैं। खलाई मंसूबों के बारे में हुकूमतें इतना कुछ खर्च कर रही हैं और इसके बाद वो कुछ हासिल कर सकी हैं, वो इस कदर अहम नहीं है जितना मैं अपने मामूली ज़राए से कर सकता हूँ। लेकिन अफसोस दौलत की कमी ने मुझे उम्र की इस मंजिल तक पहुँचा दिया और मैं अपनी ख्वाहिशात की तकमील नहीं कर सका। फिर जिन चीज़ों के बारे में मैंने इतनी सख्त मेहनत करके मालूमात हासिल की हैं, मैंने दूसरों के लिए क्यों छोड़ जाऊँ? मैं नहीं जानता कि मेरी ज़िंदगी किस हद तक मेरा साथ देगी, लेकिन यह तो इंसान की फितरत है कि वो जो कुछ करना चाहता है इसके लिए एक तवील उम्र भी नाकाफ़ी होती है। अलबत्ता वो अपनी कोशिशों में मसरूफ़ रहता है। दौलत की कमी की वजह से मैं अपने इन मंसूबों पर कोई अमल नहीं कर सका, लेकिन यकीन करो मेरे दोस्त, अब मैं इन मंसूबों की तकमील कर सकूँगा। तुम जानते हो या शायद ना जानते होगे कि खलाई दौड़ में रूस और अमेरिका एक दूसरे से आगे निकल जाने की फ़िक्र में डूबे जाते हैं। इन्होंने अपने बड़े बड़े बजट बनाए और लाखों आदमी इनके इन मंसूबों पर काम कर रहे हैं। अगर मैं अपनी खिदमात इनमें से किसी के सामने पेश कर दूं और अपने मंसूबे इनके सामने पेश कर दूं तो साइंस की दुनिया में तहलका मचा दूं। बड़े बड़े रॉकेट तैयार किए जाते हैं, खलाई कैप्सूल फिजा में फेंके जाते हैं, इनके ज़रिए सियारों के बारे में मालूमात हासिल की जाती हैं। सियारों की तफसील के लिए बेशुमार जिंदगियां ज़ाया की जा चुकी हैं, लेकिन मेरे पास एक ऐसा मंसूबा है कि हम किसी भी सियारे के बारे में तमाम तफसीली मालूमात हासिल कर सकते हैं। मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। मैंने एक ऐसी मशीन ईजाद की है जिसकी अभी तकमील नहीं हुई, जो आलात को और इंसानी अजसाम को खला में मुंतशिर करके एक जगह पहुँचा दे जो इसका टारगेट हो। मसलन हमने किसी सियारे का इंतखाब कर लिया तो सबसे पहला काम हमें यह करना होगा कि इस सियारे तक तलाश करने वाली शुआएं फेंक कर ये मालूम करें कि इसका फासला हमारी ज़मीन से कितना है।
और फिर फासले का तयन करने के बाद हम जासूसी के या मालूमात के ऐसे आलात इस फिजा में मुंतशिर कर दें जो हमें वहाँ से मालूमात भेज सकें। हम इसी जगह ज़मीन पर बैठे बैठे अपनी इन मालूमात से मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं और खला और सितारों के बारे में जिन मालूमात के लिए इंतहाई अहम मंसूबे बनाए जाते हैं और जिन पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, वो बड़े मामूली ज़राए से हमें हासिल हो सकते हैं। मैंने सोचा है मेरे दोस्त कि मैं किसी भी तरह इन मिशंस की तकमील करूँगा और मैं सियारों के बारे में अपनी मालूमात बड़े ममालिक को फ़रोख्त करूँगा। वो लोग जो सदियों की कोशिशों के बावजूद अभी तक इन जगहों तक नहीं पहुँच सके जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं, वो मेरी मालूमात के ज़रिए वहाँ अपने कैप्सूल भेजने का बंदोबस्त कर सकते हैं। और तुम सोचो उस वक्त आइजक पीटर इस दुनिया का कितना बड़ा इंसान होगा। लेकिन ये सारे मंसूबे मेरे साथ ही कब्र की तरफ जा रहे थे और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने इनकी तकमील में मेरी मदद की। तो प्रोफेसर, जो सयारों की और खलाई कैप्सूल की बातें उस शख्स ने की थी मुझे जिस कदर मुतासर कर सकती थी, उसका अंदाज़ा तो मेरा ख्याल है तुम भी लगा चुके होगे। मैंने देखा, मैंने सोचा और मुझे यूँ लगा जैसे वो मेरे लिए अपने अंदर दिलचस्पी हासिल करता जा रहा हो। उसने जो बातें की थी मैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। चुनांचे मैंने दिलचस्पी से उसकी जानिब देखा और फिर सियारों के बारे में उससे मालूमात हासिल करने लगा। बड़ी हैरत अंगेज़ मालूमात थी प्रोफेसर। मुझे पता चला कि चांद और सितारों को हम जिस अंदाज में देखते हैं, नई नस्ल ने वो अंदाज बदल दिया है। यानी बात अब सिर्फ निगाहों तक नहीं बल्कि कदमों तक पहुंच चुकी है। इंसान के कदम चांद की जानिब जाने के लिए बेताब है और इसकी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। यह मामूली बात नहीं थी, ये तो वो बात थी जिसके बारे में मैंने खुद कभी नहीं सोचा था, लेकिन हकीकत ये थी जो खुलकर सामने आती जा रही थी। यानी ये लोग अपने मंसूबों की तकमील तक पहुंचते जा रहे थे। तब मैंने उससे सवाल किया, मेरे दोस्त आइजक पीटर, क्या तुम मुझे इस मशीन के बारे में भी तफसीलात बता सकते हो? क्यों नहीं, तुमसे बढ़कर इसका मुस्तहिक और कौन होगा? तुम ही ने तो इसकी तकमील के लिए मदद की है। आओ मेरे साथ आओ। और फिर वो मुझे अपनी मशीनी दुनिया के एक हिस्से में ले गया जहां मैंने एक चौकोर बक्स देखा जिसकी शक्ल बड़ी खूबसूरत थी। इस बक्स पर बेशुमार आलात लगे हुए थे। आइजक पीटर इन बटनों को दबा दबा कर छेड़ने लगा और इसका एक बड़ा हिस्सा खुल गया। अंदर भी मशीनें ही मशीनें थीं, अजीबो गरीब अंदाज में, जो मुख्तलिफ चीज़ें मैं देख चुका था, लेकिन अब भी ये सारी बातें मेरी समझ से बाहर थीं। इसमें दाखिल हो जाओ, आइजक पीटर ने कहा और मैं बेचूं चरा इसमें दाखिल हो गया। मशीन का ढक्कन खुला हुआ था और इसमें एक या दो आदमी से ज़्यादा समाने की जगह नहीं थी, यानी वो अंदर से खासी तंग थी। मैं दिलचस्प निगाहों से उसे देखा और इसी वक्त आइजक पीटर की आवाज़ सुनाई थी, मेरे दोस्त, इस तरह तुम इसकी कारकर्दगी से माजूज नहीं हो सकेंगे। ठहरो, मैं इसका ढक्कन बंद करता हूँ, उसने कहा और बटनों को छेड़ने लगा। ढक्कन आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगा था। अंदर कोई घुटन महसूस नहीं होती थी। बड़ी अजीबो गरीब चीज़ थी। मैं इसके बारे में बड़ी पसंदीदगी के अंदाज में सोच रहा था, लेकिन अचानक ही मुझे आइजक पीटर की आवाज़ सुनाई थी, तो मेरे दोस्त गोल्ड, तुमने इस मंसूबे की तकमील में मेरी जो मदद की है, मैंने तुमसे वादा किया है कि इसे हमेशा याद रखूंगा। अगर मैं अपनी तरक्की की मंजिल पा गया तो यकीन करो तुम्हारा एक खूबसूरत मुजस्मा तामीर कराऊंगा। इसके नीचे हसीन अंदाज में ये तहरीर कंदा कराऊंगा जिसने मेरे मंसूबे की तकमील की और इसके बाद जान दी थी। मैं जो इस मशीन को देखने में मसरूफ़ था, आइजक पीटर के इन अल्फाज पर चौंक पड़ा। फिर मैंने अपने तौर पर सोचा इस बात का मकसद क्या हो सकता है, और मैंने सवाल किया आइजक पीटर से कि यह क्या मतलब है? क्या तुम इस मशीन के बाहर मेरी आवाज़ इसी तरह सुन रहे हो आइजक पीटर, जिस तरह अंदर मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। इसमें ऐसे भी आलात हैं जिनकी वजह से अंदर की आवाज़ बाहर और बाहर की आवाज़ अंदर सुनी जा सकती है। अगर मैं एक बटन दबा दूँ तो आवाज़ों का सिलसिला मुनक़ता हो सकता है।